मैं बता रहा था, जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। अगर आपने जिस ड्राइव में उसको इंस्टॉल किया है वहाँ से भी ओपन हो सकता है। अगर उसका शॉर्टकट बन के डेस्कटॉप पर आ चुका है तो आप उसको वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल आपने उसको डबल क्लिक करना है, आपकी एक सामने विंडो पॉपअप आ जाएगी। उसके जो लॉगिन नेम है वो एडमिन ही लिखा रहने देना है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उसको एडमिन लिखेंगे, ADMIN, और पासवर्ड की जगह आपने अगेन एडमिन ही लिखना है, ADMIN। उसके बाद आपने ओके क्लिक कर देना है। और बीच में बाज़ स्टूडेंट्स को शायद वो एकदम से ना चले, आपको दोबारा ओके करना पड़े। चंद सेकंड्स के बाद ऑप्शन आएगी, उसको ओके कर देंगे तो आपका जो है प्राइमावेरा स्टार्ट हो के कुछ ऐसी स्क्रीन आपको नज़र आएगी जो इस टाइम आपको अपने अपने लैपटॉप्स पर नज़र आ रही होगी। अब पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि उसकी इंस्टॉलेशन का और उसको चलाने का। दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर का स्टेप है, इसमें हमने अपनी स्टार्टिंग अप और नेविगेशन वगैरह करनी होती है कि हमने अपना जो वर्क स्टेशंस हैं, वर्क स्पेसेस हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। एक ये वाली वर्क स्पेस है, फिर हमें एक लेफ़्ट साइड पर आपको ये वर्क स्पेस नज़र आ रही है, फिर बॉटम पे एक और वर्क स्पेस नज़र आ रही है। तो डिफरेंट वर्क स्पेस स्क्रीन्स हमें प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती हैं। इन पर फिर हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करके जो चीज़ें हमने शो करानी है वो करवा सकते हैं। जो चीज़ें हमने शो नहीं करवानी उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जिस तरह ये आगे चल के दोबारा भी बताऊँगा। जिस तरह अगर मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आके अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। और अगर मैं कॉलम्स पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक कॉलम्स का स्क्रीन नज़र आ जाती है। तो इस पे अगर आप अवेलेबल ऑप्शंस पर देखें तो ये वो तमाम ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं जो आप विंडो के इस वर्क स्पेस पर शो करवाना चाह रहे हैं या करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्टिविटी वीडियो आईडी, बहुत ब्लर आ रही है, बहुत ज्यादा। तो जब हम ये मैं स्टेप स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम ये मैं वर्क स्पेस का बता रहा था कि ना हमारे पास जब भी प्राइमावेरा ओपन करते हैं तो डिफरेंट वर्क स्पेसेस अवेलेबल होती हैं। ये एक राइट साइड पर हमें वर्क स्पेस नज़र आ रही है, फिर हमें लेफ़्ट साइड पर वर्क स्पेस नज़र आ रही है। अगर आप 2 से ज़्यादा वर्क स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा वर्क स्पेस क्रिएट करते जाएंगे तो उसका इशू ये होगा कि एक अमलगमेशन सी हो जाएगी, मिक्सचर सब बन जाएगा, आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 2 ही वर्क स्पेसेस रखें। एक राइट साइड पे जो हमें गैंट चार्ट शो करता है, ये गैंट चार्ट, इसमें तमाम एक्टिविटीज़ शो होती हैं। उन एक्टिविटीज़ के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो शो होता है। फिर हमें ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल होती हैं, ये रेड वाली आपको नज़र आ रही हैं, वो रेड में नज़र आ रही होती हैं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है हमारे जो हमने स्केजुलिंग और प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की। लेफ़्ट साइड पर हमें वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने WBS में क्रिएट करनी है और उसके बाद उसमें एक्टिविटी लिस्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको जो ग्रीन रोज नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन रोज एक्चुअली WBS के डिफरेंट लेवल्स हैं। ये कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इन WBS लेवल्स के अंदर ये आपको देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। ये हर WBS लेवल में उसके अंदर हमने जो उसका वर्क पैकेज था उसमें एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन कर दिया। ये भी कल के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बताना ये चाह रहा था कि जो लेफ्ट हमारे पास वर्क स्पेस है, अगर इसमें मैं मज़ीद ऑप्शंस ऐड करना चाहूँ, फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक्टिविटी आईडी शो हो रही होगी, एक्टिविटी नेम शो हो रहा होगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन, उस एक्टिविटी का स्टार्ट डेट, उस एक्टिविटी की फिनिश डेट, और हमारे पास टोटल फ्लोट कितना है, ये चीज़ें शो हो रही होंगी। अगर आपने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो आपने सिंपल यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और कॉलम्स पर चले जाएंगे। जब आप कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास मज़ीद फर्दर ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाती हैं। अगर आप राइट साइड पर देखें तो
यहाँ पर ये जो ब्लू हुई ऑप्शंस, ये ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शन हैं। लेफ्ट साइड पर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमावेरा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। इनमें से आप जोन सा भी सिलेक्ट करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट की, वो आप उसको यहाँ से मैं एक कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज यहाँ से मैं की माइलस्टोन सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये वाला बटन प्रेस करना है, तो ये देखें अब की माइलस्टोन मेरी सेलेक्टेड ऑप्शंस में शो होने लग गया है। अगर आपने इसको मज़ीद एडिट करना है उसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स को रहने दें और आप इसको ओके कर दें। जब आप ओके करते हैं तो ये देखें आपके पास की माइलस्टोन का कॉलम भी ऐड हो चुका है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे वो भी शो हो जाएगी। अब अगर आपने इसको रिमूव करना है, अगेन सेम स्टेप्स, आपने राइट क्लिक करना है, कॉलम्स पर जाना है, यहाँ से की माइलस्टोन को सिलेक्ट किया। पहले मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की थी, अब मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ से ये रिमूव हो गया, मैंने ओके एंटर किया और वो देखें वो ऑप्शन वहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं वर्क स्पेसिस की बात कर रहा था। अगर ये तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब प्राइमावेरा ओपन करेंगे तो ये दो वर्क स्पेसिस नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर आपने मज़ीद ऑप्शंस भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या मज़ीद इंफॉर्मेशन या मज़ीद लेआउट्स जिसको हम बोलते हैं लेआउट शो करवाना चाह रहे हैं या टूल बार्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो व्यू में जाके आप टूल बार्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो जो आप शो करवाना चाह रहे हैं उसको आप चेक कर देंगे। तो जो जो चीज़ आप चेक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी जो इस स्क्रीन पर वो शो होने लग जाएगी, और जिसको आप अनचेक करेंगे वो अगेन वहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब अगर मैंने यहाँ पर टूल बार्स की बात की है तो प्राइमावेरा में हमारे पास डिफरेंट टूल बार्स अवेलेबल होते हैं जो इस स्क्रीन पे इस टाइम आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो होता है टाइटल बार इसको बोलते हैं। ये जो टॉप पर हमें नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं ये हमारी टाइटल बार है। इस टाइटल बार के नीचे ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इनको हम मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार के नीचे ये जो यहाँ पर ये नीली पट्टी है, जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम नेविगेशन बार बोलते हैं। नेविगेशन बार के अगर आप राइट साइड पर आएँ तो ये कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम कमांड बार बोलते हैं। अगर आप इस कमांड बार के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर आएंगे, ये आपको ऑप्शंस कुछ नज़र आ रही हैं, ये हमारी डायरेक्टरी बार कहलाती है। ये पूरा ये जो दो स्क्रीन आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ शो हुई हैं और दूसरा गैंट चार्ट शो हुआ है, इसको हम अपर पैनल बोलते हैं। और अपर पैनल के बिल्कुल नीचे जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जनरल, स्टेटस, रिसोर्सेज, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, फीडबुक, इसको हम बोलते हैं ये हमारा लोअर पैनल है। और इस लोअर पैनल के बिल्कुल बॉटम पे आपको ये छोटी छोटी राइटिंग नज़र आ रही होगी, जहाँ पर ये पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, ऑल प्रोजेक्ट्स, एक्सेस मोड, डाटा डेट, बेस लाइन, यूज़र, इसको हम बोलते हैं ये हमारी स्टेटस बार होती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, डाटा डेट का। डाटा डेट का मतलब एक ऐसी डेट जिस पर आपने अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैयर करना हो, उस डेट को हम डाटा डेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आज 21 दिसंबर है, आपका प्रोजेक्ट चला था पिछले महीने। अब आपने पिछले महीने से लेकर इस महीने तक की प्रोग्रेस चेक करनी है, और अगर आप आज के दिन उसको चेक करेंगे तो आपकी जो डेटा डेट हो जाएगी वो उसको हम बोलेंगे वो 21 दिसंबर 2020 आपकी डेटा डेट हो जाएगी कि इस डेट को आपने पिछले महीने की प्रोग्रेस मैयर करनी। तो ये एक जर्नल इसकी लेआउट से रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन दी है।
फिर साथ साथ जैसे जैसे हम काम करेंगे तो ये जो ऑप्शंस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं ये भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता जाऊंगा। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास आज के लेक्चर में जो एंटरप्राइज वाली ऑप्शंस है ना, ये मैं डिस्कस करूँगा। बाकी जैसे जैसे साथ चलते जाएंगे वो ऑप्शंस हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब जब जब भी हमने कोई प्राइमावेरा पे किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और स्केजुलिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। अब एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी इसको देख भी चुके हैं मिड से पहले वाले लेक्चर्स में कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ग्लोबली, डोमेस्टिकली, जिस जिस जगह पर भी जिस जिस नेचर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी डिटेल्स, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब ये एक ईपीएस स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट पे काम हुआ था, उस पे ये बनाया हुआ है मैंने। आप इसमें ये देखें, मेन जो आपकी हेडिंग हुई है इस पे एंटरप्राइज है। ये ऐड कैसे हुई है? यहाँ पर ऐड का बटन मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये एडिटेबल ऑप्शंस मेरे पास आ चुकी हैं। अब इस एंटरप्राइज, मेरा जो टॉप लेवल था वो था एंटरप्राइज, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर जिसका मैं एम्प्लॉई हूँ। उसके अंदर जो पहला प्रोजेक्ट था, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट 1 मैं कह देता हूँ, प्रोजेक्ट 1, और इस प्रोजेक्ट का नाम कह दें जी रेजिडेंशियल यूनिट, कोई भी आप नाम रख लें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको नाम दिया हुआ है। अब ये बन गया प्रोजेक्ट 1, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है। फिर इसी तरह मैंने अगेन ऐड के बटन को दबाया, मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ गया। अब मैं कहता हूँ ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 2 रखा, अगेन डबल क्लिक किया, इसको मैंने कह दिया डैम। अब ये डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इसी तरह आप मल्टीपल ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो आप इसकी डिविजन्स कर दें, मतलब कंस्ट्रक्शन उसके प्रोजेक्ट्स अलग कर दें, एंटरप्राइज के नीचे कंस्ट्रक्शन, और उसके अंदर आप फिर फर्दर उसका मजीद सब लेवल ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरा प्रोजेक्ट 1 था, ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, और इसका मैं फर्दर सब लेवल डिवाइड इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा जाऊंगा ऐड के बटन पे और मैंने प्लस कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर इसका लिंक जो है ये मेन एंटरप्राइज के साथ आया हुआ है, लेकिन मुझे इसका लिंक चाहिए प्रोजेक्ट 1 के साथ। उसके लिए मैंने करना क्या है, ये जो आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इसमें से ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये देखें कि ये जो नई मैंने सब लेवल 3 ऐड किया था ये प्रोजेक्ट 1 के साथ कनेक्ट है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। तो इस तरह करके आप अपना ईपीएस स्ट्रक्चर जितना आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपने एक चीज़ ऐड की और आपको लगा कि ये मेरे से गलती से ऐड हो गई है, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसको सिंपल आपने डिलीट के बटन पे करना है और उसके बाद उसको यस कर देना है। डिलीट कर दिया। मैं दूसरी भी डिलीट करना चाहता हूँ, अगेन मैंने डिलीट और मैंने यस कर दिया। और मैं अगर इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से डिलीट का बटन दबा के यस कर दिया। अब जब मैंने ये डिटेल्ड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा, ऑफिशियली मैं अपना वो प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा जिसकी मैं प्लानिंग एंड स्केजुलिंग करना चाहता हूँ या करने जा रहा। जब मैंने ईपीएस बना दिया तो इसको यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। अब प्राइमावेरा की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आपको कंट्रोल एस नहीं करना पड़ता। जिस तरह आप अगर एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, उसमें हर कुछ लम्हात बाद आपको कंट्रोल एस दबाना पड़ता है कि आपकी प्रोग्रेस अगर बीच में कहीं वो बंद हो गया, चार्जिंग ख़त्म होगी, तो वो अगर सेव ना हुआ तो डाटा लॉस हो जाएगा, डाटा फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, मुश्किल होगा। प्राइमावेरा जो है
आप जैसे ही कोई चीज़ इसमें इंसर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हुई है वो उसको सेव कर लेता है। मतलब जिधर आप वर्किंग छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली वहीं पर खुद ब खुद सेव हो जाएगी, और कल आप अगर उसको ओपन करेंगे तो वो सेम उसी स्पॉट से ओपन होगी। मतलब आपका डाटा जो है वो लॉस उसमें नहीं होगा, आपको कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने ईपीएस बना दिया। ईपीएस बनाने के बाद मैंने कहा मेरा अगला स्टेप है मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा फाइल पे और मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया तो मेरे पास ये एक और विंडो ओपन होके आ गई। अब इसमें मेरे पास सबसे पहला वो चीज़ क्या पूछ रहा है कि ईपीएस सेलेक्ट करें। ईपीएस का मतलब है कि ये एंटरप्राइज के कौन से लेवल का या कौन से किस स्ट्रक्चर के अंडर ये प्रोजेक्ट लाई कर रहा है, कि आया ये कंस्ट्रक्शन के जोन में लाई करेगा, आया ये मैन्युफैक्चरिंग में लाई करेगा इस एंटरप्राइज के, आया ये हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स के अंडर लाई करेगा। तो वो जिस भी नेचर का प्रोजेक्ट होगा वो हमने सिंपल इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो मैंने जो भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पीछे बनाया था वो मुझे यहाँ पर सारा शो हो रहा होगा, और इसमें से जो भी मैंने सिलेक्ट करना है वो मैं उस पर क्लिक करके और ऐड कर दूंगा। अब ये देखें इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन शो हो गया कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो इस ईपीएस स्ट्रक्चर के अंडर लाई कर रहा है। मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये प्रोजेक्ट आईडी मांग रहा है। प्रोजेक्ट आईडी आप कोई भी इसको यूनिक आईडी दे सकते हैं। आप जब इसको प्रोफेशनल लेवल पर काम करेंगे तो हर प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोजेक्ट कैरी ऑन करती है, उसकी एग्जीक्यूशन करती है, तो उसको एक स्पेसिफिक आईडी दी जाती है प्राइमावीरा में जब प्लानिंग और स्केजुलिंग की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में कर रहा हूँ, तो मैं इसकी प्रोजेक्ट की आईडी को लिख दूंगा इस्लामाबाद, और इसको मैं आगे लेट्स सपोज कह देता हूँ 1। ये इस्लामाबाद में 1 प्रोजेक्ट, तो ये एक उसकी यूनिक आईडी होगी। अब जब भी कोई इस इस्लामाबाद 1 का नाम लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये भाई ये वाला प्रोजेक्ट था। अब प्रोजेक्ट आईडी के बाद प्रोजेक्ट नेम की डिमांड आती है। प्रोजेक्ट नेम में हम वो जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का टाइटल है वो लिखेंगे। लेट्स सपोज इस्लामाबाद में डीएचए हाउसिंग सोसाइटी में जी ये घर बन रहा है, तो प्रोजेक्ट का बल्कि ये डीएचए की सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट की जा रही है, तो मैं इसका टाइटल दे दूंगा डीएचए हाउसिंग स्कीम। अब ये प्रोजेक्ट नेम आ गया। उसके बाद मेरे से वो पूछेगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट और एंड डेट। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने सिर्फ प्रोजेक्ट की प्लान्ड स्टार्ट डेट ही इंसर्ट करनी है, क्योंकि आपको फ़िलहाल नहीं पता कि आपका प्रोजेक्ट जो है, जो आपने प्लान्ड फिनिश डेट दी है, उसी पर ख़त्म होगा या नहीं। क्योंकि कई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस, कई तरह के रिस्क्स उसमें आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो फिनिशिंग डेट जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हम इस इनिशियल स्टेज पे जो हैं वो हम करते क्या हैं कि प्रोजेक्ट की जो प्लान्ड स्टार्ट डेट है वो हम इंसर्ट कर देते हैं। अब प्लान्ड स्टार्ट डेट फिलहाल अपनी समझ के लिए हम करते क्या हैं कि प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट, आपने जो इनिशियल प्लानिंग की हुई थी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिससे आपको ये पता लगा था कि इस डेट को हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, वो डेट आपने यहाँ पर लिख लेनी है। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए हम एज्यूम कर देते हैं कि आज के दिन से इस प्रोजेक्ट ने स्टार्ट होना था। मैं नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट पे जो हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो भी होगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के मुताबिक रखना चाह रहे हैं तो भी चल सकता है। बाद में अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, आप देखेंगे भी सही। रोल्स जब हम डिफ़ाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में तो वहाँ से जाकर भी हम रिस्पॉन्सिबल जो मैनेजर है उसको
सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रेट टाइप डिफरेंट हमारे पास रेट्स होते हैं, प्राइस पर यूनिट, या अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट चलना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से चल लें। जो भी आपके उस प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहा है काम, उसके हिसाब से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका। फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें, आपको फ़िलहाल यहाँ पे जो आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो नज़र नहीं आ रहा। तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपने किया क्या, आप अगेन एंटरप्राइज पर गए, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, ये देखें, DHA हाउसिंग स्कीम के नाम से, वो अब आपको शो हो रहा है। आपने इसको राइट क्लिक करना है और आपने ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप ये देखें, आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। इसमें लेफ्ट स्क्रीन पे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको, राइट स्क्रीन पे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह ये है कि अभी आपने ना अपना WBS क्रिएट किया है और ना आपने उस WBS के अंदर एक्टिविटीज़ की लिस्टिंग की है। जब आप WBS क्रिएट करेंगे और एक्टिविटी लिस्टिंग करेंगे, तब आपको जो इन्फॉर्मेशन है लेफ़्ट स्क्रीन पर भी शो होगी और राइट स्क्रीन पर भी शो होगी। अभी इसीलिए नहीं शो हो रही क्योंकि आपने कोई WBS नहीं बनाया, कोई एक्टिविटी लिस्टिंग नहीं की। अगेन मैं प्रोजेक्ट्स पर जाता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लें, इसके ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स क्लोज होंगे, यानी कि प्राइमावेरा पे अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहे होंगे, वो आपको इस तरह का सिंबल नज़र आएगा। और जो भी प्रोजेक्ट एक्टिव होगा, जिस तरह कि ये वाला मेरा प्रोजेक्ट एक्टिव है, उसका सिंबल इस तरह ओपन शो होगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट एक्टिव है और ओपन है। अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्टिव और ओपन करना है तो अगेन मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह करके अब मेरा पिछला प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और ये वाला जो प्रोजेक्ट था जो मैं ओपन करने चाह रहा था वो ओपन हो चुका है। अब मैं आता हूँ लोअर पैनल की तरफ, जो मैं आगे स्टार्ट में नहीं बताया। अभी मैं बताऊंगा कि इस लोअर पैनल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, जब मैं किसी एक्टिविटी को क्लिक करता हूँ तो उस एक्टिविटी के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। अगर आप गौर करें तो उसके हिसाब से इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। अब अगर मैं जर्नल पर देखूं तो यहाँ पर सबसे पहले इस एक्टिविटी की आईडी आ जाएगी। अब ये एक्टिविटी की यूनिक आईडी होती है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमावेरा खुद ऐड करके देता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। जो भी आईडी ऐड होती है उसकी ये यूनिक आईडी होती है और ये कोई दो एक्टिविटीज़ जो आप ऐड करते हैं ये सेम नहीं हो सकती। अगर सेम होगी तो एरर आ जाएगा। प्राइमावेरा पहली बात है उसको सेम करेगा ही नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूनिक आईडी जनरेट करता जाएगा, देता जाएगा। यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिकली जब आप इस एक्टिविटी को ऐड करेंगे, जो मैं इंशाल्लाह कल देखेंगे दोबारा, तो वो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, एक्टिविटी टाइप ये टास्क डिपेंडेंट है, फिनिश माइलस्टोन है, रिसोर्स डिपेंडेंट है, स्टार्ट माइलस्टोन है, WBS समरी है। माइलस्टोन से मुराद हमारा प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कोई ऐसा स्पेसिफिक अचीवमेंट हमने हासिल कर ली या अचीवमेंट हासिल करनी है, यूनिक पॉइंट है, उसको हम उस एक्टिविटी को जनरेट करके हम कह देते हैं ये एक्टिविटी टाइप फिनिश माइलस्टोन है। अगर फिनिश प्रोजेक्ट के फिनिश पर आ रहा है, एक्टिविटी के फिनिश पर आ रहा है, किसी जोन के फिनिश पर आ रहा है, अगर ये स्टार्ट माइलस्टोन है तो स्टार्ट पर आ जाएगा। अगर ये थ्रू आउट ओवरऑल रिसोर्स डिपेंडेंट है तो उसको हम रिसोर्स डिपेंडेंट कह देंगे। अगर ये टास्क डिपेंडेंट है रिलेटेड टू इवेंट्स तो उसको टास्क डिपेंडेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ ऐड अप करेंगे इस स्केड्यूल में उसको हम टास्क डिपेंडेंट रख देते हैं। और ड्यूरेशन टाइप में हम
फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड यूनिट्स सेलेक्ट कर देंगे। परसेंटेज टाइप में आप इसको ड्यूरेशन के हिसाब से करना चाह रहे हैं, इसको यूनिट्स के हिसाब से मैयर करना चाह रहे हैं, वो जिस भी हिसाब से आप उसको परसेंटेज उसकी मैयर करने जा रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। बेटर यही है कि आप इसको ड्यूरेशन ही रहने दें। फिर यहाँ पर एक इंतहाई अहम चीज़ आती है, हर एक्टिविटी को हमने एक कैलेंडर अलॉट करना होता है। ज़ाहिरी बात है, अब एक्टिविटी को आप कैलेंडर अलॉट करेंगे तब ही वो प्राइमावीरा उसकी स्टार्ट डेट को मद्देनज़र रखते हुए हर सक्सेसर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट कैलकुलेट करके आपको दे देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसकी ड्यूरेशन डालनी है, वो उसका स्टार्ट और फिनिश इस ऐड शुदा कैलेंडर के मुताबिक वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। फिर यहाँ पर WBS आपको बता देगा इसका लेवल, और उस WBS पे आगे लेवल की जो टाइटल है, ये देखें यहाँ पर WBS है हमारे पास OZB B1/1.1 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इस WBS के अंडर ये एक्टिविटी लाया करती है। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, यहाँ पर आप अगर मैनेजर आपको कोई रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स सपोज अगर आपका IT मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, प्रोजेक्ट जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को इन इन रिपोर्ट्स को या इस पूरे प्रोजेक्ट को या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को टैकल करेगा, हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी एंटरप्राइज एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगेन ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी करेगी। फिर आपका प्राइमरी रिसोर्स जिसके अंडर आपका ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा, अगर आपका जनरल मैनेजर है तो GM आ जाएगा, अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है तो PD आ जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस एक्टिविटी का स्टेटस, इसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन थी 5 दिन। एक्चुअल का मतलब है कि ये कितने दिनों में ख़त्म हुई, रिमेनिंग के कितनी इसकी ड्यूरेशन रह गई ख़त्म होने से पहले पहले। एट कंप्लीट कि जब ये कंप्लीट हो रही थी तब कितनी ड्यूरेशन तक ये पहुंची। आगे आप देखें इसका स्टार्ट डेट है और इसकी 5 जो ड्यूरेशन ऐड हुई हुई है उसके हिसाब से इसने जो भी इसकी जो इसमें फ्लोट था और ड्यूरेशन का को मद्देनज़र रखते हुए उसने वो उसकी स्टार्ट और फिनिश डेट ऐड करके हमें दी। फिर ड्यूरेशन परसेंटेज आप इसमें लिख सकते हैं मैनुअली कि कितनी परसेंट आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। ये परसेंटेज आप निकालेंगे कैसे? परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कंप्लीटेड, कितनी कंप्लीट हुई एक्टिविटी, डिवाइडेड बाय उसकी टोटल जो प्लान्ड कंप्लीशन डेट थी या प्लान्ड कंप्लीशन अमाउंट थी, क्वांटिटी थी। क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिविटी है तो उसको हम किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही मेजर करेंगे। तो कंप्लीटेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू 100, तो परसेंटेज कंप्लीशन आपके पास आ जाएगी। फिर लेबर यूनिट्स में बजटेड का मतलब है प्लान्ड, एक्चुअल का मतलब है कि एग्जीक्यूशन के दौरान कितनी लगी, रिमेनिंग का मतलब है कि कितना बजट रह गया इसको कंप्लीट करने के लिए। एट कंप्लीट का मतलब है कि जब ये ख़त्म हो रही थी तो तब कितनी लगी या लग चुकी। रिसोर्सेज, अच्छा जब भी हम एक्टिविटी को लिस्टिंग डाउन करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो उससे अगला स्टेप हमारा होगा हम इसमें रिसोर्सेज ऐड करेंगे। उसके बाद हम प्रीडिसेसर्स यानी कि इस एक्टिविटी से पिछली एक्टिविटी वो ऐड कर देंगे। वो कैसे ऐड करेंगे? ये मैंने इसको क्लिक किया और इधर नीचे ऑप्शन अभी आ नहीं रहा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है असाइन का, वो आपने क्लिक क्लिक करना है। वो आपके पास एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी और वहाँ से फिर आपने जो भी उस एक्टिविटी का प्रीडिसेसर होगा उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, यहाँ पर शो हो जाएगा। और फिर आपने इस एक्टिविटी को रिलेशनशिप जो भी बनता होगा, फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट, वो एक्टिविटी के नेचर पर डिपेंड करेगा, वो रिलेशनशिप आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर उसमें कोई लैग है वो लैग कर देने हैं। एक्टिविटी स्टेटस, अब ये एक्टिविटी स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्राइमावेरा है वो
पीछे जो आपने ऑप्शन दी होगी वहां से उसको वो पिक कर लेगा और उसको पिक करके हमें यहाँ पर शो कर देगा कि ये कंप्लीटेड है या नहीं। और प्राइमरी रिसोर्स जो आपने पीछे ऐड किया है ये भी प्राइमावीरा खुद ब खुद उसको उठा के यहाँ पे हमें शो करवा देगा जब आप इसका रिसोर्स इसको अलॉट करेंगे। इसी तरह बाद एक्टिविटीज़ का प्रीडिसेसर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाद एक्टिविटीज़ का सक्सेसर आपको देखना पड़ेगा। ये वही है जो आपने प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड पढ़ा है, सेम वही कंसेप्ट प्राइमावीरा में यहाँ पर यूज़ होता है। आपने एक्टिविटीज़ को देख लेना है कौन सी एक्टिविटी प्रीडिसेसर है और कौन सी एक्टिविटी किसका सक्सेसर बनती है उसके हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करते जाना है। फिर हम जब प्राइमावेरा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा अहम फंक्शन हमारे पास होता है फिल्टर का। इस पर आप क्लिक करें और कस्टमाइज करें तो आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाती है। फिल्टर का मतलब ये है कि आप इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जब पूरी प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में हज़ारों एक्टिविटीज़ होती हैं और हज़ारों किस्म के उसमें लिंक्स होते हैं, रिसोर्सेज ऐड होते हैं, रोल्स ऐड होते हैं, उसकी बजटिंग हुई होती है। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करने के लिए बड़ा मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उन मुश्किलात से बचने के लिए हम ये फ़िल्टर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल प्राइमावेरा ने हमें चेक करके बताया हुआ है कि तमाम एक्टिविटीज़ आपको जो हैं वो शो होंगी, लेकिन आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आप अगर उसको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, उसको उसी को रिव्यू करना चाह रहे हैं, उसी को देखना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप उसको चेक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो वाली चीज़ आपको शो होने लग जाएगी और उसमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको बआसानी आप उसको वहाँ से ढूंढ लेंगे। फिर ये एक फीडबैक चीज़ पीछे रह गई थी। फीडबैक एक्चुअली एक आपकी नोटबुक टाइप चीज़ है। नोटबुक से मुराद जिस तरह आप नोट्स अपने बनाते हैं किसी भी रजिस्टर पे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ये टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको जो आपको ऐसा लगे कि ये अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मुझे ये चीज़ भूल जाएगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड या स्पेसिफिक माइलस्टोन से रिलेटेड या WBS के लेवल से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। या अगर आपको किसी रिसोर्सेज जो आपने एलोकेट किए हुए हैं उनको आपने अगर क्या मुखातिब करना है या उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ हमारी है कि हमने अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कैलेंडर किस तरह बनाना है या उसको हमने किस तरह एलोकेट करना होता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम देखते हैं आगे। चलें, मैं इधर एंटरप्राइज पर आता हूँ। अगेन एंटरप्राइज पर थोड़ा नीचे आप मूव करें तो यहाँ से आपको कैलेंडर्स की ऑप्शन शो हो रही है, इसको आपने क्लिक करना है। तो फ़िलहाल आपको यहाँ पर कोई कैलेंडर शो नहीं नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने कुछ ऐड ही नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैं ऐड का बटन दबा दूंगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइमावेरा कुछ जब आप इंस्टॉल करते हैं तो 5 जो वर्क डेज़ का कैलेंडर है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेलेक्ट किया होता है। आप ये चाहते हैं कि मैं 5 वर्किंग डेज़ का कैलेंडर नहीं बनाना चाहता बल्कि मैं 6 वर्किंग डेज़ का कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने सिंपल कोई सा भी कैलेंडर सेलेक्ट करके प्लस का बटन दबा दें और यहाँ पर आप 6 डेज पर वीक। अब आपने ये अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक कैलेंडर बना तो दिया, लेकिन इसको भी आपने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई, अब आप ये देखें यहाँ पर आपको ये जो कलर्ड बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं,
कलर्ड बॉक्सेस का मतलब है कि इन दिनों आपकी छुट्टी है, और ये जो वाइट बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये आपके वर्किंग डेज हैं। अब आपने ये जो दिन हैं, ये सैटरडे, इनको भी आपने वर्किंग में कन्वर्ट करना है। तो आपने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप ये देखें आपके वर्क आवर्स पर डे कितने हैं। पाकिस्तान में 8 होते हैं। आपने ओके कर दिया, या आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मंडे को 8, ट्यूसडे को भी 8, वेडनेसडे को भी 8, 8, ये 8, और आपके हफ्ते को भी 8, और आपने ओके कर दिया। अब आप ये देखें, जब मैंने 8 वर्क डेज ऐड किए और सैटरडे का दिन भी ऐड किया, तो जो कलर्ड बॉक्सेस थे सैटरडे से वो निकल गए। मतलब कि अब जो मैंने कैलेंडर क्रिएट किया वो 6 डेज का कैलेंडर क्रिएट हो चुका है। तो आप इसको ओके कर दें। अब आपका ये कैलेंडर बन चुका है। इसको आप अपने इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को एलोकेट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह ताला कल जो हम WBS और एक्टिविटी लिस्टिंग करेंगे तो ये चीज़ उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश